आकाजा वर्सेस तानजीरो एंड गियू, जो कि पूरे डीमन स्लेयर की सबसे बेस्ट फाइट में से एक है। आज मैं तुमको ये पूरी फाइट डिटेल में पैनल बाय पैनल एक्सप्लेन करूंगा। एंड इन केस यू डोंट नो, ये वीडियो है सेकंड पार्ट इन्फिनिटी कैसल सीरीज का, जिसके पिछले पार्ट यानी कि पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इन्फिनिटी कैसल का कि सारे डीमन स्लेयर्स आखिर यहाँ पर पहुंचे कैसे थे, और उसी वीडियो में फाइट हुई थी जेनित्सु और काइगाकू की। सो इन केस तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसे जाकर देखो, आई बटन फ्लैश हुआ होगा। और अगर उस वीडियो को ही देखकर वापस आ रहे हो तो शुरू करते हैं इन्फिनिटी कैसल पार्ट 2 को। तो पिछले पार्ट की एंडिंग में हम लोगों ने देखा था कि आकाजा यानी कि अपर मून 3 सामने आ चुका है गियू और तानजीरो के। एंड क्योंकि अब होने वाला है फुल ऑन फाइनल बैटल, इसलिए सारा माहौल सीरियस हो जाता है। फिर सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि इन्फिनिटी कैसल के अंदर कहीं पर मुजान खुद को एक बॉल की शेप में ककून की तरह बंद कर लेता है और लेडी टामायो को धीरे धीरे उसके अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। और इस सबसे लेडी टामायो को इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और मदद की भीख मांग रही थी। फिर हम लोग देखते हैं कगाया की बेटी कुनाई को, जो कि इन्फिनिटी कैसल की आउटलाइंस को ड्रॉ कर रही थी। उसे सडनली उसके फैमिली मेंबर्स याद आने लगते हैं जो कि अभी अभी मारे गए हैं, और इसी वजह से वो रोने लगती है। बट उसका भाई किराया अपनी बड़ी बहन से कहता है कि अभी हमारे पास रोने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है और प्लीज अपने हाथ मत रोको, जिससे कुनाई अपने आंसुओं को रोकती है और वापस से आउटलाइनिंग करना शुरू कर देती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं तेनगेन, उजुई और शिंजूरो को, जो कि उबियाशिकी मैंशन को गार्ड कर रहे थे। और अगर कोई डीमन वहां पर हमला कर दे तो वो लोग उसे संभाल सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ही हाशिराज रह चुके हैं। वो दोनों ही आपस में बात करते हैं कि इतना छोटा होने के बाद भी किरिया बहुत ज्यादा ही मैच्योर है। फिर शिंजूरो तेनगेन से कहता है कि आज का दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा डीमन स्लेयर हिस्ट्री में, और कैसे सारे के सारे डीमन स्लेयर्स अपनी जान को रिस्क कर रहे हैं फ्यूचर की जनरेशंस को बचाने के लिए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं सकोंजी और ओकुडाकी को, जो कि नेजुको के सर पर पट्टी रख रहा था, क्योंकि नेजुको की हालत खराब थी। और इसका कारण ये था कि अब नेजुको धीरे धीरे ह्यूमन बन रही है, और ये सब हो पा रहा है लेडी टामायो की मेडिसिन से। फिर सकोंजी बहुत ज्यादा घबराने लगता है, क्योंकि उसी रात जो फाइट होने वाली थी वही फैसला करेगी कि आगे डीमन स्लेयर वर्ल्ड में क्या होगा। और इतने एपिक मोमेंट को विटनेस करने के लिए आज वो जिंदा है। और जब उरोकुडाकी तानजीरो से पहली बार मिले थे तभी से उन्हें फीलिंग आ रही थी कि कुछ तो बदलने वाला है। इसलिए उरोकुडाकी तानजीरो और नेजुको दोनों से ही कहते हैं आज बिल्कुल मत हारना। वहीं दूसरी तरफ आकाजा तानजीरो पर हमला कर देता है, लेकिन सरप्राइजिंगली तानजीरो उसके हमले को डॉच कर लेता है और उसके पीछे जाकर हीनो कागुरा की मदद से उसका हाथ भी काट देता है। लेकिन आकाजा भी अपर मून है, वो इंस्टेंटली अपने हाथ को रीजनरेट करता है और तानजीरो पर हमला कर देता है, जिससे तानजीरो बेयरली ही बच पाता है उसके सन ब्रीदिंग फेक रेनबो को यूज करके। लेकिन आकाजा पूरी तरीके से शॉक रह जाता है कि उसके इतने पावरफुल अटैक को ना केवल उसने डॉच किया बल्कि उसके चेहरे पर एक कट भी मार दिया। और वहीं खड़ा गियू तानजीरो की इन पावर्स को देखकर शॉक रह जाता है। उसे याद आता है कि तानजीरो कितना ज्यादा कमजोर था जब वो उसे पहली बार मिला था, लेकिन आज जब वो एक अपर मून से फाइट कर रहा है तब गियू ये आसानी से बता सकता है कि वो एक हाशिरा लेवल पे है। फिर आकाजा को रेनगोकू की बातें याद आती है, जब रेनगोकू ने अपनी फाइनल फाइट में उससे बोला था कि तानजीरो कमजोर नहीं है। और आज आकाजा भी ये समझ चुका है कि तानजीरो बिल्कुल कमजोर नहीं है। लेकिन जो भी हो, आकाजा अपना ब्लड डीमन आर्ट डेवलपमेंट शुरू कर लेता है और तानजीरो से कहता है कि अब वो सीरियसली फाइट करेगा। तभी गियू वाटर ब्रीदिंग के थर्ड फॉर्म डांस ऑफ द स्विफ्ट करंट को यूज कर लेता है और आकाजा को कंफ्यूज करते हुए उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। आकाजा इस टेक्निक को देखकर ही पहचान जाता है कि ये तो कोई वाटर हाशिरा है, और बताता है कि उसने पिछले 50 सालों में किसी वाटर हाशिरा से फाइट नहीं करी है। ये देखकर आकाजा उसके बहुत ही पावरफुल मूव डिस्ट्रक्टिव डेथ को यूज करता है, लेकिन गियू अपने वाटर ब्रीदिंग 11th फॉर्म डेड काम की मदद से उसे इजीली नलिफाई कर देता है। और यहाँ पर वाटर ब्रीदिंग के 11th फॉर्म को देखकर आकाजा पूरी तरीके से कंफ्यूज था, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था, और देखता भी कैसे इस फॉर्म को गियू ने खुद इन्वेंट किया है। जिसके बाद तानजीरो आकाजा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन आकाजा उस हमले को डॉच कर तानजीरो की गर्दन काटने ही वाला था कि तभी गियू आकाजा का हाथ काटकर तानजीरो को बचा लेता है। फिर गियू और तानजीरो दोनों ही साथ में आकाजा के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। और भले ही पिछले कुछ दिनों में तानजीरो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, लेकिन अभी भी उसमें उतना एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस नहीं है जितना गियू के पास है। इसीलिए तांजीरो के कंपैरेटिवली गियू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव था आकाजा के अगेंस्ट। और गियू की पावर और एजिलिटी से इम्प्रेस होकर आकाजा उसका नाम पूछता है, जैसा कि वो उसके हर ओपोनेंट के साथ करता है। लेकिन अपना गियू बैडस तरीके से कहता है कि मुझे डीमन से बातें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तभी आकाजा गियू के ऊपर फ्लोइंग लाइट फ्लैश अटैक यूज कर देता है और गियू को एक बहुत ही पावरफुल किक मार देता है, जिससे कि गियू कई सारी दीवारें तोड़ते हुए इन्फिनिटी कैसल के दूसरे हिस्से में चला जाता है। तांजीरो ये देखते ही घबरा जाता है और चिल्ला पड़ता है, गियू सान। और ये सुनते ही आकाजा कहता है कि अच्छा तो उसका नाम गियू है। फिर आकाजा तांजीरो के ऊपर हमला कर देता है, जिसके जवाब में तांजीरो यूज करता है सन ब्रीदिंग बोन बर्निंग सन। लेकिन आकाजा का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो तांजीरो को दीवार में फेंक देता है। फिर आकाजा बोलता है कि तुम बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, जो कि काबिले तारीफ है। जिसके बाद आकाजा रेनगोकू को इंसल्ट करते हुए कहता है कि अगर वो उस दिन मेरी बात मान लेता तो आज वो एक डीमन बन जाता और उसका कमाल का टैलेंट कभी वेस्ट ही नहीं होता। लेकिन उस बेवकूफ में इतनी अकल कहाँ थी। और ये सब सुनने के बाद तांजीरो पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है। लेकिन आकाजा उससे कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं कभी भी अपने ओपोनेंट को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर मेरा ओपोनेंट कमजोर है तो उसकी बेइज्जती होनी ही चाहिए। यहाँ पर आकाजा कहता है कि उसे कमजोर लोगों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और वो चाहता है कि इस दुनिया से कमजोर खत्म हो जाए। जिस पर तांजीरो कहता है कि जो लोग आज वीक हैं वही तो कल स्ट्रॉन्ग बनेंगे और तुम खुद भी इन डीमंस की पावर से पहले बहुत ज्यादा कमजोर हो गए, जिस वजह से तुमने डीमंस की पावर को एक्सेप्ट किया। और अगर देखा जाए तो ये नेचर का ही लॉ है कि जो भी लोग स्ट्रॉन्ग हैं वो लोग कमजोरों की मदद करें। और फिर वो कहता है कि कैसे एक न्यू बॉर्न बेबी भी बहुत ज्यादा कमजोर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे भी मार देंगे, क्योंकि वही फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बनेगा। जहाँ एक तरफ तांजीरो ये सारी बातें कह रहा था, आकाजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और आकाजा को ये बात समझ आ ही नहीं रही थी कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, जबकि तांजीरो तो एक स्ट्रॉन्ग और वर्दी ओपोनेंट है, तो फिर वो उससे इतना चिढ़ क्यों रहा है। और तभी कोई आकाजा के कंधे पर हाथ रख देता है और कहता है कि वो लड़का बिल्कुल सही बोल रहा है, हर कोई शुरुआत में कमजोर होता है लेकिन बाद में वो सब ताकतवर बन जाते हैं। आकाजा ये सुनकर और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो पीछे खड़े बंदे को पंच कर देता है, लेकिन उसके पीछे तो कोई खड़ा ही नहीं था। और तांजीरो ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि अभी अभी उसने हवा में पंच क्यों मारा। फिर आकाजा बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो, और तांजीरो के ऊपर 1000 फ्लैशेस अटैक यूज कर देता है, जिस अटैक से पूरी जमीन बिखर जाती है। इस अटैक से तांजीरो बेयरली ही बच पाता है और आकाजा की नई पावर्स को देखकर घबरा जाता है। लेकिन तभी आकाजा उस पर एक किक मार देता है जिससे वो नहीं बच पाता है। अब तांजीरो ट्राई कर रहा था कि बस वो आकाजा से थोड़ी दूरी बनाकर रखे, क्योंकि आकाजा का एक भी अटैक अगर सही जगह लैंड हो गया तो शायद तांजीरो आगे नहीं लड़ पाएगा। फिर तांजीरो आकाजा की फाइटिंग स्टाइल को समझने की कोशिश करता है, लेकिन आकाजा उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा था और कंटिन्यूअसली उसके ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन तभी तांजीरो आकाजा के ऊपर सन ब्रीदिंग सोरिंग फ्लेम हेज यूज कर देता है, जिससे लगभग आकाजा की गर्दन कट ही गई थी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कटी थी। आकाजा इस अटैक से काफी ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि फ्लेम हेज अटैक के दौरान उसे तांजीरो की तलवार दिखाई ही नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रेनगोकू के छोटे भाई को, जो कि तांजीरो और बाकी सारे डीमन स्लेयर्स के लिए प्रे कर रहा था, क्योंकि आज का बैटल बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। फिर हमें पता चलता है कि रेनगोकू के भाई ने कौओ की मदद से तांजीरो के लिए एक लेटर भिजवाया है, जिस लेटर में बेसिकली सन ब्रीदिंग के बारे में कुछ सीक्रेट लिखा है। लेकिन वो कौआ तांजीरो को वो लेटर दे ही नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी तांजीरो की फाइट चल रही थी आकाजा से। और तभी फाइट में आकाजा तांजीरो की तलवार को पकड़ लेता है, ये सोचते हुए कि वो इसे तोड़ देगा, और अगर वो तलवार को तोड़ देता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए तांजीरो घबराहट में उसे एक हेडबट मार देता है, लेकिन इससे आकाजा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और बस वो तांजीरो की तलवार तोड़ने ही वाला था कि तभी वहाँ पर गियू तोमियो का आ जाता है और आकाजा के हाथ को काटकर तांजीरो की तलवार को बचा लेता है, ये कहते हुए कि अब उसे गुस्सा आ चुका है और अब वो आकाजा से सीरियसली फाइट करेगा, जो देखकर तांजीरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम एक एपिक फेस ऑफ देखते हैं, जहाँ पर गियू और आकाजा अपने बैटल से पहले एक दूसरे को देख रहे थे। गियू फिर बोलता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब मेरे सामने वाला बिना मतलब के तलवारें घुमाता है लड़ाई करने के लिए, इसलिए मैं ऐसे ओपोनेंट्स को जल्दी से खत्म कर देता हूँ। लेकिन एक तरफ तुम हो जो कि इतने ज्यादा ताकतवर हो कि मैं चाहकर भी उसे नहीं हरा सकता, और शायद पहली बार मैंने किसी इतने ताकतवर ओपोनेंट को फेस किया है, और इसलिए अब मुझे तुमसे लड़ते हुए मजा आ रहा है। और एक सेकंड के अंदर ही आकाजा समझ जाता
बताता है कि गियो के सारे सेंसेस अब पहले से बेहतर हो चुके हैं, उसकी बॉडी का मूवमेंट अब पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। और फिर अकाजा कहता है कि जब मरने या मारने की लड़ाई होती है तभी इंसान की असली पावर्स पता चलती है, और तभी गियो तोमियो का अनलॉक करता है उसके डीमन स्लेयर मार्क को। फिर गियो अपनी पूरी ताकत लगाकर अकाजा के ऊपर हमला करता है, और वहीं दूसरी तरफ से अकाजा भी अपना डिस्ट्रक्टिव किल पंच मार देता है, लेकिन गियो उसे इजीली डॉज कर वापस से हमला कर देता है, लेकिन अकाजा उसे भी डॉज कर लेता है। अकाजा समझ चुका था कि अब वो गियो के साथ टाइम पास नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मार्क अनलॉक हो चुका है और उसकी स्पीड भी अब पहले से कहीं ज्यादा फास्ट हो गई है। तभी गियो यूज करता है वाटर ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड, जिससे अकाजा का राइट हैंड कट जाता है, लेकिन अकाजा भी गियो को एक पंच मार देता है। तांजीरो जो कि दूर से इस फाइट को देख रहा था, वो समझ जाता है कि गियो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ अकाजा भी अब अपनी पावर्स को बढ़ा चुका है और अब उसकी स्पीड्स और मूवमेंट भी बहुत फास्ट हो गए हैं, और अगर नहीं भी हुए तब भी स्टेमिना के मामले में हमेशा डीमन ही जीतेगा। और घबराने वाली बात तो ये है कि ये फाइनल बैटल है भी नहीं, इसके बाद उन्हें मूजान से भी लड़ना है। तभी तांजीरो को याद आता है कि जब अकाजा रेनगोकू को डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, तब अकाजा उसकी बैटल स्पिरिट के बारे में बात कर रहा था, और ऐसा ही कुछ इनोसुके भी उसे बता रहा था। फिर उसे याद आती है इनोसुके और उसके बीच में हुई बातें। इनोसुके उसे बता रहा था कि बैटल स्पिरिट एक अलग ही फीलिंग होती है। इनोसुके तांजीरो को बताता है कि जब भी कोई उसे मारने की नजरों से देखता है या फिर मारने के लिए हमला करता है, तो उसे फील कर पाना बहुत ही आसान हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमला करने वाला जब मारने के मकसद से हमला करता है तो अपने आप ही इनोसुके को पता चल जाता है कि कोई उस पर हमला करने वाला है, और इसी टेक्निक का यूज कर उसे पता चल गया था कि ग्योतारो उस पर हमला करने वाला है, और अगर कोई उसके ऊपर बिना मारने के मकसद से हमला करेगा तो इनोसुके के लिए उस हमले को फील कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और इस बात का वो एक और एग्जाम्पल देता है कि जब बटरफ्लाई मैंशन में वो आराम करते हुए बाहर बैठा था, तभी एक बूढ़ी दादी उसके पीछे आकर बैठ जाती है, और उनके कुछ देर तक बैठे रहने पर भी इनोसुके को पता ही नहीं चला कि उनके पीछे कोई बैठा है। और वहीं अगर वो दादी उस पे हमला करने के मकसद से काफी दूर से भी उसे देखती, तब भी इनोसुके को पता चल जाता, और इससे तांजीरो को एक आइडिया मिल जाता है कि वो अकाजा के अगेंस्ट क्या यूज कर सकता है। फिर प्रेजेंट टाइम में गियो और अकाजा की फाइट के दौरान तांजीरो को अकाजा के ऊपर हमला करने का एक मौका मिलता है, और तांजीरो अकाजा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अकाजा उस अटैक को इजीली पकड़ लेता है और तांजीरो के ऊपर हंसते हुए उस पर हमला कर देता है, जिससे तांजीरो बड़ी मुश्किल से बच पाता है। और उसी पल तांजीरो समझ जाता है कि उसकी गलती कहाँ पर हो रही थी। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हमें तांजीरो के डैड तांजूरो दिखाए जाते हैं। तांजीरो कहता है कि मेरे डैड हमेशा शांत रहते थे और मैंने कभी भी ना ही उन्हें गुस्सा देखा और ना ही डिप्रेस्ड। उनके मुंह पर हमेशा एक छोटी सी स्माइल रहती थी और उनका दिमाग हमेशा शांत रहता था। जब तांजीरो बच्चा था तब वो अपने डैड से पूछता है कि जब आप हिनोकामी कागुरा डांस को परफॉर्म करते हैं तब आपके दिमाग में क्या चलता है, क्योंकि बच्चा होने के बाद भी तांजीरो ये बात समझता था कि रात भर इस डांस को परफॉर्म करना कोई छोटी बात नहीं है। और ऊपर से तांजीरो के डैड यानी कि तांजीरो उस टाइम तक बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, इसीलिए तांजीरो अपने डैड से पूछता है कि क्या अगले साल वो इस डांस को परफॉर्म कर सकता है, जिस पर उसके डैड इतनी चिंता करने के लिए थैंक यू बोलते हैं, लेकिन साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि वो हर साल इस डांस को परफॉर्म करते हैं और आज तक वो एक भी बार नहीं थके। इस डांस को एक साथ 10-12 घंटों तक परफॉर्म करना पड़ता है। तांजीरो के डैड बताते हैं कि जब वो जवान थे और उनको ये बीमारी नहीं हुई थी, इतने लंबे टाइम तक डांस कर पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन फिर उन्होंने इस डांस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इस डांस में जितने भी फालतू के मूवमेंट्स थे और बिना मतलब के मूवमेंट्स थे, उन सभी को तांजीरो के डैड ने हटा दिया और अब वो सही ब्रीदिंग और मूवमेंट्स की वजह से बिना थके कई घंटों तक इस डांस को परफॉर्म कर सकते हैं। उनके कहने का मतलब था कि अगर वो डांस में से सारी अननेसेसरी चीजों को हटा दें और सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करें जिनकी जरूरत है, तब सिर्फ डांस ही नहीं कोई भी काम आप बिना थके कर सकते हो। फिर हमें तांजीरो के डैड के मरने से एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जब उसके डैड की कमजोरी बहुत ज्यादा ही बढ़ गई थी। तब एक रात तांजीरो के डैड तांजीरो को नींद से उठाते हैं और कहते हैं मेरे साथ पहाड़ों में चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर जब तांजीरो के डैड और तांजीरो घर से थोड़ी ही दूर निकलते हैं, तब उनका सामना हो जाता है एक बहुत ही बड़े बियर से, जो कि प्रैक्टिकली 2 फीट से भी ज्यादा
बड़ा और ताकतवर था और तांजीरो इतने बड़े जानवर को देखकर डर जाता है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। लेकिन तांजीरो के डैड एक छोटी सी कुल्हाड़ी लेकर उस बियर के सामने खड़े थे। तांजीरो के डैड कहते हैं कि इस भालू ने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है और अब ये हमारे एरिया में भी घुस चुका है और मैं किसी को भी अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। इतने में ही वो भालू गुस्से में तांजीरो के डैड पर हमला कर देता है और इससे पहले वो एक भी कदम आगे बढ़ा पाता, तांजीरो के डैड उसका गला मक्खन की तरह काट देते हैं और तांजीरो पेड़ के पीछे खड़ा होकर सिर्फ यही समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी अभी आखिर हुआ क्या। और क्योंकि तांजीरो की स्मेल करने की पावर बचपन से ही नेक्स्ट लेवल पर थी, इसीलिए वो अपने डैड को फील कर पा रहा था कि कैसे उन्होंने उस भालू को काटते हुए एक भी अननेसेसरी मूव का यूज नहीं करा। और जब वो उसे काट रहे थे तब तांजीरो फील कर पा रहा था कि उन्हें मारने का कोई इंटेंशन है ही नहीं। उनके मूवमेंट्स बिल्कुल ही एक पेड़ पौधे की तरह थे, बिल्कुल शांत और स्मूथ। तभी तांजीरो के डैड तांजीरो से पूछते हैं कि क्या तुमने वो देखा, जिस पर तांजीरो कहता है कि उसने सब कुछ देखा और वो भागते हुए उसके डैड को जाकर गले लगा लेता है। फिर वो दोनों ही उस बियर की लाश के आगे हाथ जोड़कर बैठते हैं और उस बियर की आत्मा के लिए प्रे करते हैं। और तांजीरो के डैड उससे कहते हैं कि जो तुमने आज सीखा है उसे जीवन भर मत भूलना। और तांजीरो समझ जाता है कि उसके डैड ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की बात कर रहे थे। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पर अकाजा ने तांजीरो की तलवार को पकड़ लिया था और उसके ऊपर एक पंच अटैक कर दिया था। वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि अगर वो थोड़ा सा भी कांटेक्ट में आता तो तांजीरो की मौत हो जाती। लेकिन बस जब वो अटैक तांजीरो को हिट करने ही वाला था तब तांजीरो दूसरी बार ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को विटनेस कर पाता है और वो समझ जाता है कि इससे उसकी बॉडी बहुत ज्यादा फास्ट हो गई थी। अब तांजीरो को अकाजा की सारी मसल्स और उसका ब्रेन भी साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिससे उसके मूवमेंट प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही इजी हो जाता है। इसीलिए तांजीरो इनोस्के की बताई हुई बात और उसके डैड के सिखाई हुई बात दोनों को ही मर्ज कर देता है और बिना बैटल स्पिरिट और बिना मारने की इच्छा से वो अकाजा का सर धड़ से अलग कर देगा। फिर अब हम देखते हैं कि अकाजा अब गियू पर भारी पड़ने लगा है क्योंकि उसने उसके सारे वाटर ब्रीदिंग के फॉर्म्स अच्छे से समझ लिए हैं और गियू का स्टेमिना भी धीरे धीरे गिरने लगा है। इसीलिए अकाजा डिसाइड करता है कि अब वो गियू को मार देगा और उसके स्टेमिना के खत्म हो जाने की वजह से गियू ज्यादा देर तक बैटल में टिक भी नहीं पाएगा। वहीं तांजीरो इस फाइट को बड़ी गौर से देख रहा था क्योंकि अब वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को विटनेस कर पा रहा था। लेकिन तभी अकाजा गियू की तलवार को तोड़ देता है और कहता है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा एंटरटेन कर लिया और मुझे बहुत ज्यादा मजा भी आया, लेकिन अब तुम्हारा टाइम आ चुका है मरने का। और तभी वो गियू के पेट में उसका पंच मार देता है। लेकिन हमें पता चलता है कि इससे पहले अकाजा का पंच गियू को टच कर पाता, तांजीरो उसके हाथ को पूरी तरीके से काट देता है और अकाजा समझ भी नहीं पाता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। हालांकि उसे ये तो समझ में आ गया था कि तांजीरो अब काफी ज्यादा चेंज हो गया है और उसकी प्रेजेंस अब पहले से कहीं ज्यादा अनोइंग है। तो वो बिना टाइम वेस्ट किए उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूव डिप्लॉय करता है, एंड स्टाइल कियोटिक ब्लू मेटल आफ्टर ग्लो। और इस अटैक से बचने के लिए गियू डेड काम यूज करता है, लेकिन वो भी इस अटैक के सामने किसी काम का नहीं था और अकाजा गियू को एक दीवार में फेंक देता है। और अकाजा गियू से कहता है कि तुम भी रेनगोकू की तरह ही बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम में कुछ अलग बात है, तो बेहतर होगा कि तुम उसकी तरह मारे ना जाओ और मेरा ऑफर एक्सेप्ट करके एक डीमन बन जाओ। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि अकाजा को लग रहा था कि उसने अपने अटैक से तांजीरो को मार दिया है और शायद इसीलिए वो तांजीरो की प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा था। लेकिन हम सभी देख सकते हैं कि तांजीरो अकाजा के पीछे खड़ा है और अकाजा को इस बात का अंदाजा भी नहीं है। गियू मन ही मन में सोचता है कि यही सही टाइम है तांजीरो का अकाजा को मार देने का, क्योंकि अभी अकाजा का ध्यान मेरी तरफ है। लेकिन तभी तांजीरो जोर से चिल्ला देता है, अकाजा मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। अकाजा तांजीरो पर हमला करता है, लेकिन तांजीरो उसे इजीली डॉज कर लेता है। फिर एकदम से अकाजा को रियलाइज होता है कि वो तांजीरो को फील ही नहीं कर पा रहा है और तांजीरो की बैटल स्पिरिट बिल्कुल ही गायब सी हो गई है, जिससे उसके मूवमेंट का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन हो गया है। और इससे पहले अकाजा कुछ समझ पाता या सोच पाता, तांजीरो यूज करता है सन ब्रीदिंग सेटिंग सन और एक ही झटके में अकाजा का सर धड़ से अलग कर देता है। और ये देखकर गियू बुरी तरीके से शॉक हो जाता है। ऑफ कोर्स यार, तांजीरो ने अभी अभी एक अपर मून को बीहेड कर दिया है, लेकिन अकाजा का गला कट जाने के बाद भी वो यही सोच रहा था कि आखिर तांजीरो की बैटल स्पिरिट गई कहाँ थी। और आखिरी के कुछ सेकंड्स में जब वो तांजीरो से फाइट कर रहा था तब उसे लग रहा था कि वो एक प्लांट से फाइट कर रहा है। इन शॉर्ट, तांजीरो के मूवमेंट्स भी उसके डैड की तरह ही काम और स्मूथ हो गए थे और ये फाइटिंग स्टाइल देखकर अकाजा हैरान था।
और यहाँ पर अकाजा समझ जाता है कि तांजीरो ने सेल्फलेस स्टेट को मास्टर कर लिया है, जो कि हमेशा से अकाजा भी मास्टर करना चाहता था। वो अपने कटे हुए सर को जमीन पर गिरने नहीं देता और अपने हाथों से पकड़ लेता है और कोशिश करता है कि उसकी बॉडी फिर से उसके सर को रीजनरेट कर ले। लेकिन क्योंकि ये 1 in a million चांस था, इसलिए गियू अपनी टूटी हुई तलवार को अकाजा के सर पर फेंक देता है, जिससे अकाजा का सर उसकी पकड़ से छूट जाता है। और ऐसा करने के बाद अकाजा का सर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, जो देखकर तांजीरो और गियू दोनों की ही जान में जान आ जाती है, क्योंकि उन दोनों को लग रहा था कि बैटल खत्म हो चुका है। लेकिन इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि अकाजा का सर भले ही डिसइंटीग्रेट हो चुका था, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी मूव कर रही थी। तभी एकदम से अकाजा की बॉडी ब्लड डीमन आर्ट डिस्ट्रक्टिव डेथ को एक्टिवेट कर देती है, जो देखकर गियू पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। और इससे पहले तांजीरो ये देख पाता, अकाजा की बॉडी तांजीरो पर हमला कर देती है और उसके ब्लड डीमन आर्ट डिस्ट्रक्टिव लेग से तांजीरो पर एक किक मार देती है, जिससे तांजीरो एक दीवार में फेंक दिया जाता है और बेहोश हो जाता है। इससे पहले अकाजा की बॉडी तांजीरो पर और हमला करती, गियू उसे बचा लेता है और अपने वाटर ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड से उस पर हमला करता है। लेकिन अकाजा की बॉडी पर आए कट्स पहले से भी ज्यादा जल्दी हील हो जाते हैं और ये देखकर गियू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है कि अगर उसे तांजीरो को मारना है तो उससे पहले मुझे मारना होगा, क्योंकि अब वो उसके फैमिली मेंबर्स और उसके दोस्तों को मरता हुआ नहीं देख सकता। और जैसे ही अकाजा गियू की इस बात को सुनता है, उसे किसी इंसान की याद आने लगती है। वो बंदा अकाजा से कहता है कि तलवार हमारे दिलों में है और जिस चीज से हम लड़ते हैं वो है हमारे हाथ। लेकिन ये सुनकर भी अकाजा को कुछ याद नहीं आता और वो गियू से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी 16 साल की एक लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। वो लड़की कहती है कि हाकुजी सान, अब वो समय आ चुका है जब तुम ये सब बंद कर दो। वहीं दूसरी तरफ गियू देखता है कि अकाजा अब फाइट के मूड में आ चुका है, लेकिन अब गियू की बिल्कुल हालत नहीं है कि वो थोड़ा भी और लड़ सके। अब उसके दिमाग और सारी मसल्स ने काम करना बंद कर दिया है। जो चीज उसे खड़े रख रही है वो है उसकी ब्रीदिंग, और इस वजह से गियू समझ ही नहीं पाता कि वो अकाजा से लड़ेगा कैसे। लेकिन जो भी हो, वो इस बार तांजीरो को तो नहीं मरने देगा। अकाजा फिर से गियू की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो लड़की फिर से आकर अकाजा का हाथ पकड़ लेती है और फिर से हाकुजी को रुकने के लिए कहती है। लेकिन अकाजा उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। वो लड़की कहती है कि अब टाइम आ चुका है कि हम आफ्टर लाइफ में जाएं, जिस पर अकाजा कहता है कि उसे तांजीरो और गियू को मारना होगा। जिस पर वो लड़की पूछती है कि तुम्हें क्यों उन्हें मारना है, तो अकाजा कहता है कि मैं उन्हें मारकर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। और जब वो लड़की पूछती है तुम्हें स्ट्रांग क्यों होना है, जिस पर अकाजा कहता है कि अगर मैं स्ट्रांग नहीं होऊंगा तो अपने डैड के लिए मेडिसिन घर नहीं ले जा पाऊंगा। और इस पॉइंट पर हमें डीमन स्लेयर सीरीज की सबसे सैडेस्ट स्टोरी पता चलती है, जहां पर डीमन बनने से पहले अकाजा का नाम हाकुजी था। हम एक 11 साल के हाकुजी नाम के बच्चे को देखते हैं, जिसको गांव वालों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया था, और इसी वजह से गांव वाले उसके शरीर पर कई सारे टैटूज बना देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये इंसान एक चोर है। और टैटूज के साथ साथ उस 11 साल के बच्चे हाकुजी को इतना ज्यादा मारा जाता है कि उसकी पूरी बॉडी पर हर जगह खून के निशान थे। फिर उस 11 साल के बच्चे को गांव के मुखिया के सामने प्रेजेंट किया जाता है, और गांव का मुखिया ये देखकर पूरी तरीके से हैरान था कि इतनी ज्यादा मार खाने के बाद भी वो बच्चा अभी भी हंस रहा है। इतनी ज्यादा इंजरीज से कोई बड़ा इंसान भी रो पड़ेगा और दया की भीख मांगेगा, लेकिन एक तरफ ये बच्चा है, और इसीलिए गांव का मुखिया हाकुजी को शैतान का बच्चा यानी कि डीमन चाइल्ड घोषित कर देता है। जिसके बाद गांव के लोग उसे छोड़ देते हैं और हाकुजी दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा इंसान मिलता है, जो कि हाकुजी को बताता है कि जब उसके डैड को पता चला कि हाकुजी ने चोरी करी है सिर्फ और सिर्फ उसके बीमार डैड को खिलाने के लिए, तब उन्हें इतना ज्यादा बुरा लगा और इतनी ज्यादा शर्मिंदगी हुई कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। और ये सुनते ही हाकुजी पूरी तरीके से हिल जाता है, जिसके बाद वो अपने डैड का अंतिम संस्कार करता है और उनका आखिरी लिखा हुआ लेटर पढ़ता है। उस लेटर में लिखा था कि वो बस एक बोझ थे हाकुजी के ऊपर, और वो कभी भी नहीं देख सकते थे अपने बेटे को चोरी करते हुए, इसलिए वो हाकुजी के सर से उसका बोझ थोड़ा कम कर रहे हैं। और वो हाकुजी से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऑनेस्ट लाइफ जियो, पूरी तरीके से नॉर्मल लाइफ, जिसमें तुम्हें कोई भी गलत काम ना करना पड़े।
इस लेटर को पढ़कर हाकुजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है अगर उसके डैड को उससे कोई प्रॉब्लम थी तो वो उसे बता सकते थे, लेकिन सुसाइड तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। उसने उस दिन जितनी मार खाई थी उससे 10 गुना ज्यादा वो मार खा सकता था उसके डैड के लिए, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी वो उसके डैड को खुश नहीं कर पाया, जिसके बाद उसे इंसानों की बनाई इस सोसाइटी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर वो अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चला जाता है, जहां पर उसे कुछ लोग मिलते हैं और उनसे हाकुजी की लड़ाई हो जाती है। एक 11 साल का बच्चा जिसके सामने 7 बड़े आदमी थे, लेकिन फिर भी हाकुजी उन सभी को इतने ब्रूटल तरीके से मारता है कि कोई यकीन ही नहीं करता कि ये 11 साल का बच्चा भी कर सकता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसके डैड ने किसी का बुरा नहीं किया था, लेकिन फिर भी इस सोसाइटी के प्रेशर में उन्होंने सुसाइड कर लिया। तभी उसी गांव का एक मार्शल आर्टिस्ट उस जगह पर आ जाता है जहां पर हाकुजी ने उन 7 लोगों को मारा था, और जैसे ही उसे पता चलता है कि ये बात सच है, वो उस बच्चे को अपना डोजो ज्वाइन करने के लिए बोलता है। हालांकि पहले तो हाकुजी साफ साफ मना कर देता है, लेकिन समहाउ वो मार्शल आर्टिस्ट उसे मना लेता है और अपने डोजो ले जाता है। फिर वो हाकुजी से खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि उसका नाम है केजो और वो एक डोजो चलाता है जहाँ पर वो मार्शल आर्ट सिखाता है। हालांकि उसके यहाँ कोई भी स्टूडेंट है नहीं, इसीलिए वो कुछ छोटे मोटे काम कर कर अपना घर चलाता है। फिर मास्टर केजो उसे ऑफर करता है कि हाकुजी उनके साथ उनके डोजो में रह सकता है, लेकिन उनकी एक बेटी भी है जो कि काफी ज्यादा बीमार है, तो हाकुजी को उनकी भी देखभाल करनी होगी। और मास्टर केजो ये भी बताते हैं कि उनकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि वो अपनी बीमार बेटी का ध्यान नहीं रख पा रहे थे। मतलब इस लेवल की केयर चाहिए होती है उस लड़की को, और उनकी बेटी इतनी ज्यादा कमजोर है कि उसकी हालत कभी भी सीरियस हो जाती है। और उसी दिन वो पहली बार मिलता है कायुकी से, जो कि बेड पर लेटी हुई थी, ऑब्वियसली क्योंकि वो बीमार रहती है। और उस लड़की को देखकर हिकुजी को अपने फादर की याद आ जाती है, जो कि खुद भी मोस्टली बीमार ही रहते थे। जिसके बाद मास्टर केजो कहीं काम से बाहर चले जाते हैं और कायुकी हिकुजी से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी ने मारा है, जिस पर आकाजा, जिसे ये सारी चीजें याद आ रही थी, वो कहता है कि उसकी लाइफ एक बोरिंग और बेकार कहानी के अलावा कुछ भी नहीं थी। अकाजा फिर सोचता है कि क्यों हमेशा बीमार लोग हर चीज का जिम्मेदार खुद को ठहराते हैं और हमेशा गिल्टी रहते हैं, क्योंकि ऐसा ही उसके डैड भी करते थे और कियोकी भी ऐसा ही करती थी। क्योंकि कई बार हिकुजी को अपने ट्रेनिंग के टाइम पर कियोकी की केयर करनी पड़ती थी। कियोकी की बॉडी हमेशा से कमजोर थी, जिस वजह से उसे कोई ना कोई चाहिए होता है जो कि उसकी देखभाल कर सके, और हाकुजी को इससे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो शुरू से ही अपने डैड की भी देखभाल करा करता था, तो उसे इस सब की आदत भी थी। और क्योंकि उसने कभी नॉर्मल बचपन जिया ही नहीं, तो उसका कभी मन भी नहीं करा कि वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर जाए। इसीलिए वो पूरा टाइम या तो ट्रेनिंग करता था या तो कियोकी की देखभाल करता था। फिर एक दिन कियोकी हाकुजी से कहती है कि आज रात फायरवर्क्स का शो होने वाला है, और लोग कहते हैं कि ब्रिज से फायरवर्क्स का शो बहुत ही अच्छा दिखता है। लेकिन ऑब्वियसली कियोकी आज तक वहाँ नहीं गई, और वो हमेशा से चाहती थी कि मरने से पहले वो उस फायरवर्क के शो को देखे। जिस पर हाकुजी कहता है कि अगर वो आज शो को नहीं भी देख पाए तब भी उसे पूरा भरोसा है कि अगले साल या फिर उसके भी अगले साल कियोकी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी और वो दोनों साथ में जाकर उस शो को देखेंगे। और ये बात सुनते ही कियोकी रो पड़ती है। हाकुजी को समझ ही नहीं आता कि आखिर वो रो क्यों रही है, जिस पर वो सोचता है शायद उसके डिप्रेसिंग नेचर की वजह से। फिर एक दिन मास्टर केजो और हाकुजी कुएं में से पानी पी रहे थे, और तभी मास्टर केजो हाकुजी को बताते हैं कि उन्होंने एक बार एक बूढ़े इंसान की मदद की थी और अपने फाइटिंग स्टाइल की मदद से उन्हें एक चोर से बचा लिया था। और उसी के बाद उस बूढ़े इंसान ने खुश होकर मास्टर केजो को ये जमीन दे दी थी, जिसके ऊपर बाद में उन्होंने अपना डोजो शुरू करा। और जैसे ही ये बात पास ही के किंजुत्सु डोजो को पता चली, उस डोजो के सारे बच्चों ने और सारे टीचर्स ने मास्टर केजो की बुराई करना शुरू कर दी, और गाँव में उनकी इमेज इतनी ज्यादा खराब कर दी कि अब उनके यहाँ कोई भी स्टूडेंट नहीं आता। और हाकुजी ये सब बड़े ध्यान से सुन रहा था। और ये सब हो जाने के बाद धीरे धीरे हाकुजी मास्टर केजो की ही फैमिली का एक मेंबर बन जाता है। फिर कहानी पहुंच जाती है 2 साल आगे, जहां पर हाकुजी 18 साल का हो जाता है और कियोकी 16 साल की हो जाती है। फिर एक दिन हाकुजी अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो कर रहा था, जहां पर वो घर के सारे काम करता है। तभी उसे मास्टर केजो अपने रूम में बुलाते हैं और बड़े ही कैजुअल तरीके से कह देते हैं कि क्या मास्टर के बाद हाकुजी डोजो को संभाल सकता है, और साथ ही साथ क्या वो उनकी बेटी के साथ
शादी भी कर सकता है। और ये इतना ज्यादा रैंडम था कि कियुकी और हाकुजी दोनों ही नर्वस हो जाते हैं। और फिर हाकुजी को उसके फादर की बातें याद आती हैं कि उन्होंने सुसाइड नोट में यही लिखा था कि हाकुजी एक नॉर्मल लाइफ जिए, और शायद यही वो पॉइंट था जहाँ से हाकुजी अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करने वाला था। और इस पॉइंट पर हाकुजी सोचता है कि अब उसे लाइफ में सिर्फ दो लोगों को ही प्रोटेक्ट करना है, मास्टर केजो और कियुकी को, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। जिसके बाद वो अपने फादर की ग्रेव पर जाता है उन्हें ये गुड न्यूज देने के लिए। और जब वो शाम को डोजो की तरफ वापस बढ़ रहा था तभी उसे फिर से रास्ते में कोई बंदा मिलता है जो कि उसे बताता है कि पास ही के किंजुकी डोजो वालों ने तुम्हारे डोजो के कुएं में पॉइजन मिला दिया था और इसकी वजह से मास्टर केजो और कियुकी दोनों ही मारे जा चुके हैं। कियुकी और मास्टर केजो की बॉडीज को देखकर हाकुजी सोचता है कि वो कभी भी अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। फिर हाकुजी को याद आता है कि कैसे वो इसी साल पहली बार कियुकी के साथ ब्रिज पर फायरवर्क्स देखने गया था, जहाँ पर कियुकी उसे याद दिलाती है एक ऐसी चीज के बारे में जिस बारे में हाकुजी भले ही भूल गया था लेकिन कियुकी उसे कभी भूल नहीं सकती। जब वो दोनों ही बच्चे थे और कियुकी ने हाकुजी को बताया था फायरवर्क्स देखने की अपनी इच्छा के बारे में, तब हाकुजी ने उससे कहा था कि अगर इस साल हम नहीं भी देख पाए तब भी अगले साल हम देखेंगे। और ये छोटी सी बात कियुकी के लिए इतनी ज्यादा इमोशनल इसलिए है क्योंकि वो बचपन से इतनी ज्यादा वीक थी कि डॉक्टर्स को भी ये पता नहीं था कि ये और कितने दिन जिंदा रह सकती है। और अपनी बीमार बेटी का ख्याल रखना इतना ज्यादा मुश्किल था कि कियुकी की मॉम भी सुसाइड कमिट कर लेती है। लेकिन एक तरफ हाकुजी था जिसे कियुकी में पूरा भरोसा था और हाकुजी हमेशा उससे नॉर्मल तरीके से बातें करता था, ना कि एक बीमार इंसान की तरह। और उसी दिन ब्रिज पर फायरवर्क्स देखते हुए कियुकी हाकुजी को शादी के लिए प्रपोज करती है, जिस पर हाकुजी बिना सोचे हाँ कह देता है और कहता है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और कियुकी को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अब मास्टर केजो और कियुकी दोनों ही मारे जा चुके हैं, तो अब हाकुजी का वादा किसी काम का नहीं रह गया। फिर हमें एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है जो कि सिर्फ उस गांव के मैजिस्ट्रेट ऑफिस में रजिस्टर है और उसके अलावा हर जगह से उस हादसे को मिटा दिया गया है। हाकुजी नाम का एक 18 साल का बंदा किंजुकी डोजो के अंदर घुसता है और उस डोजो के अंदर ट्रेनिंग कर रहे 67 लोगों को सिर्फ अपने हाथों से ब्रूटली मार देता है। वो मंजर बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। सिर्फ अपने हाथों से लोगों की पसलियां तोड़ रहा था और लोगों के सरों को फोड़ रहा था। बाद में जब उस जगह पर 67 लाशें मिली तब पूरा डोजो अलग अलग टुकड़ों में टूटे हुए बॉडी पार्ट से भरा हुआ था। और ये इंसिडेंट इतना ज्यादा ब्रूटल था कि बाद में गांव के लोगों ने इसे एक झूठी कहानी ठहरा दिया। डोजो में प्रेजेंट सारे लोगों को मार देने के बाद हाकुजी, जो कि अब समझ नहीं पा रहा था कि वो करे क्या, वो मिलता है म्यूजान किबुत्सुजी से, जो कि ये सुनकर हैरान था कि एक इंसान ने बेयर हैंडेडली 67 लोगों को मार दिया। वो सोचता है मैंने किसी डीमन को तो नहीं भेजा था इंसानों को मारने के लिए, तो फिर ये काम करा किसने। हाकुजी अपने सामने खड़े बंदे से कहता है कि मेरे रास्ते से हटो वरना तुम भी मारे जाओगे। लेकिन म्यूजान हाकुजी के सर में से हाथ आर पार कर देता है, ये कहते हुए कि तुम बहुत ही टैलेंटेड इंसान हो, इतने ज्यादा कि तुम एक अपर मून भी बन सकते हो। क्या तुम एक डीमन बनना पसंद करोगे? जिस पर हाकुजी कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद हाकुजी नाम का ये बंदा बन जाता है अपर मून 3 अकाजा। डीमन बनने के बाद अकाजा अपनी पूरी मेमोरीज को भूल जाता है और उसे सिर्फ याद रहता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है, जबकि असलियत में अब उसके पास प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और फिर एंड में अकाजा कहता है कि उसकी कहानी बस एक बोरिंग और बेकार स्टोरी थी। फिर रियल टाइम में हम देखते हैं कि तांजीरो को होश आ जाता है और वो ये देखकर हैरान था कि अकाजा अभी भी नहीं मरा है। इनफैक्ट उसने अपने सर को रीजनरेट कर लिया है। अकाजा के कुछ भी करने से पहले तांजीरो उस पर अटैक करने के लिए हिनोकामी कागुरा को एक्टिवेट करता है, लेकिन इस पॉइंट तक वो इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि उसके हाथ से तलवार भी छूट जाती है। लेकिन अब क्योंकि वो अकाजा के बहुत क्लोज आ गया था इसलिए वो अकाजा को पंच मार देता है और तांजीरो का पंच खाकर उसे मास्टर केजो के पंच की याद आ जाती है और तभी उसे याद आता है कि उसे वीक लोगों से इतनी ज्यादा चिढ़ क्यों थी। वो वीक लोगों से चिढ़ता था क्योंकि वो लोग पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, दूसरों के कुओं में पॉइजन डालते हैं, कभी भी फेस टू फेस फाइट नहीं करते। लेकिन अकाजा ने उसके मास्टर के फाइटिंग स्टाइल को एक हथियार बना लिया था गलत काम करने के लिए और उसने कभी भी अपने मास्टर की फाइटिंग स्टाइल और उसके फादर के आखिरी वर्ड्स दोनों की ही रिस्पेक्ट नहीं करी और डीमन बनकर लोगों का नरसंहार किया।
जिसके बाद अकाजा अपने डिस्ट्रक्टिव किल ब्लड डीमन आर्ट को एक्टिवेट करता है और ये देखकर तांजीरो और गियू दोनों ही पैनिक करने लगते हैं। लेकिन तभी तांजीरो अकाजा को स्माइल करते हुए देखता है और अकाजा खुद ही को अपने ब्लड डीमन आर्ट से बुरी तरीके से खत्म कर लेता है, जो देखकर तांजीरो और गियू ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा शॉक थे। अब यहाँ पर ऑब्वियसली तांजीरो और गियू बहुत ज़्यादा शॉक थे, लेकिन तांजीरो की सेंस ऑफ स्मेलिंग इतनी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर है कि उसे पता चल जाता है कि अकाजा काफ़ी ज़्यादा खुश और काफ़ी ज़्यादा रिलीफ था, बिल्कुल ऐसे जैसे उसे कई सालों बाद मुक्ति मिली हो। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अकाजा की बॉडी के अंदर मुजान का काफ़ी सारा ब्लड था और उसी की वजह से अकाजा की बॉडी फिर से रीजनरेट करने लगती है। हालांकि अकाजा अपनी पूरी कोशिश करता है रीजनरेशन को रोकने के लिए। वो खुद को समझाता है कि वो इस फाइट को हार चुका है और तांजीरो और गियू ने बिना किसी चीटिंग के उसे फाइट में हराया है। और अकाजा उन लोगों में से कभी नहीं था जो कि हार मारने की जगह पीछे से हमला करते हैं। फिर अकाजा की स्पिरिट उसके डैड से मिलती है, जहाँ पर वो अपने डैड से पूछता है कि क्या वो ठीक है, और जवाब में वो कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है हाकुजी। फिर अकाजा ने अभी तक डीमन बनकर जो भी करा उस सभी के लिए वो सर झुकाकर अपने डैड से माफी मांगता है और तभी उसके सर पर मास्टर केजो अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं भले ही किसी ने कुछ भी किया हो, उसके पास एक मौका होता है उसे सुधारने का और हम तुम्हारे साथ हैं। और जैसे ही वो अपने मास्टर की बातें सुनकर खुश होता है, मुजान किबुत्सुजी अकाजा का सर पकड़ लेता है और उसे धमकाने लगता है कि अब वो इंसान नहीं है और उसे अपने मास्टर मुजान को सर्व करना चाहिए। और इससे अकाजा की बॉडी और जल्दी रीजनरेट करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी वहां पर कियुकी की स्पिरिट आ जाती है और अकाजा से कहती है कि अब समय आ चुका है आफ्टर लाइफ में जाने का, तो अब वो ये सारी चीजें रोक सकता है। और भले ही मुजान अकाजा की बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन इन दी एंड हाकुजी की विल पावर जीत जाती है और वो फाइनली कियुकी से गले मिलता है और रोते हुए कियुकी से माफी मांगता है कि उसने अपना किया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं किया। वो मास्टर केजो और कियुकी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन कियुकी को हाकुजी से कोई शिकायत नहीं थी और वो कहती है कि इतने लंबे टाइम के बाद अब फाइनली हम साथ में आफ्टर लाइफ जा सकते हैं। और जिस पोजीशन में वो कियुकी से गले मिल रहा था, उसी पोजीशन में अकाजा की बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है और अकाजा के साथ कियुकी भी हेल में चली जाती है। और इसी के साथ फाइनली बैटल खत्म होता है। तांजीरो और गियू दोनों ही काफी ज्यादा रिलीफ फील करते हैं और दोनों ही सोचते हैं कि अब उन्हें लेडी तामायो के पास चले जाना चाहिए, लेकिन दोनों में से किसी में भी इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो खड़े भी हो सके। जहाँ एक तरफ तांजीरो बेहोश हो जाता है, गियू अपनी तलवार पर सर रखकर खुद भी बेहोश हो जाता है। तभी डीमन स्लेयर क्रो सारे लोगों को इन्फॉर्म कर देता है कि अपर मून 3 अकाजा फाइनली मारा जा चुका है और तांजीरो और गियू जिन्होंने उसे मारा है वो अभी बेहोश हैं। फिर इन्फिनिटी कैसल में ही हम कहीं पर देखते हैं कोकोशिबो को, जो कि अब अकाजा की प्रेजेंस फील नहीं कर पा रहा था। जब उसे पता चलता है कि अकाजा अब मारा जा चुका है, वो गुस्से में आसपास के कई सारे पिलर्स को काट देता है और कहता है तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो अकाजा, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जिसके बाद हम रिएक्शन देखते हैं अपर मून 2 डोमा का, जिसने अभी अभी शिनोबू को खा लिया है। डोमा सोचता है कि अकाजा बहुत ही अच्छा डीमन था, लेकिन वो कभी भी उसके जितना स्ट्रांग नहीं हो पाया, शायद इसलिए क्योंकि वो कभी भी विमेंस को नहीं मारता था और लड़कियों को खाना उसके उसूलों के खिलाफ था। लेकिन डोमा के हिसाब से लड़की की बॉडी में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं एज कम्पेयर टू मेन। लेकिन डोमा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अकाजा जिंदा है या मारा जा चुका है। वो अपने सामने खड़ी लड़की का नाम पूछता है और वो लड़की जवाब देती है सुयूरी कानाओ। और कानाओ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ऑब्वियसली यार, वो एक अपर मून से फाइट कर रही है और अभी तक वो एक हाशिरा भी नहीं है। और इसी पैनल के साथ इन्फिनिटी कैसल पार्ट 2 अकाजा फाइट खत्म हो जाती है। अब आई नो कि तुम लोगों का एक ही सवाल होगा कि ये वीडियो लगभग 1 महीना लेट क्यों है। तो बेसिकली इसका सिर्फ एक ही आंसर है और वो है YouTube कॉपीराइट। YouTube इस वीडियो को अपलोड होते ही रिमूव कर देता था एंड आई डोंट नो कितनी बार रीएडिट करने के बाद ये वीडियो अपलोड हुई है। शायद मैंने इस वीडियो को 10 से 15 बार रीएडिट कर दिया होगा और तब जाकर ये वीडियो अपलोड हो रही है। आई नो तुम लोग गुस्सा हो, बट इस वीडियो के साथ जो प्रॉब्लम थी वो नेक्स्ट वीडियो के साथ नहीं होगी और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी तुम लोगों को देखने को मिलेगी। प्रोबेबली नेक्स्ट पार्ट 2-3 दिन में ही मैं अपलोड कर दूं, क्योंकि उसका भी बहुत काम हो चुका है। एनीवेज, वीडियो को खत्म करने से पहले एक छोटा सा लाइक एम जो कि तुम हमेशा पूरा कर देते हो, इसीलिए इस वीडियो का लाइक एम है 999 लाइक्स विच इज लेस देन 1K लाइक्स। सो यस गाइस, पूरा कर दो इस लाइक एम को ताकि मैं अगली वीडियो को अपलोड कर सकूं। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।